हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं बता दूं, बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और यहाँ पर मैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करता हूं और साथ साथ में मैं कुछ नॉन टेक टॉपिक भी डिस्कस करता हूं। ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरा वीडियो लाइक करिए, आपका फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े रहिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आगे देखने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन किसे कहते हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन जानने के पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, जो भी बॉडी आप देखते हैं, वो दो टाइप का होता है। एक है रिजिड बॉडी और दूसरा है डिफॉर्मेबल बॉडी। ओके, अभी आपको मैं पूछता हूँ कि रिजिड बॉडी क्या होता है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है, इस बॉडी में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका जियोमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आता, इसका शेप, इसका साइज में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम टू सेम एज इट इज रहता है। तो उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। और डिफॉर्मेबल बॉडी वही है जिसको हम बाहर से एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने के बाद इसका शेप और साइज में बदलाव दिखते हैं, परिवर्तन होता है, शेप और साइज चेंजेस होता है, जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। अभी हम आपको बताते हैं, दुनिया में जितने बॉडी है सारे डिफॉर्मेबल बॉडी है। रिजिड बॉडी प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कहीं पर आपको रिजिड बॉडी मिलेगा ही नहीं। दुनिया में हर एक बॉडी है जो डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक सवाल खड़ा हो जाता है कि रिजिड बॉडी जो है, तो रिजिड बॉडी का कंसेप्ट हम क्यों ला रहे हैं? तो मैं आपको एक सिंपली एक चीज बता देता हूँ कि रिजिड बॉडी हम स्ट्रक्चर की एनालिसिस के लिए रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट लाते हैं और ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए रिजिड बॉडी के बारे में मैं आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी हम स्ट्रेस का डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ाने से पहले रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी का जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस है क्या। व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स is applied to a body, the body deforms. In order to bring back the object to its original shape and size, an equal and opposite restoring force is generated in the body, and this restoring force per unit area of the material is called stress. अभी हम आपको समझाएंगे स्ट्रेस होता क्या है। मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये क्या है? एक बॉडी है, इसको इसको हम नाम देते हैं ए। ओके, तो ये ए बॉडी के ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल लोड, ठीक है, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन, कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये क्या फोर्स है? वैसे तो ये कंप्रेसिव फोर्स है। बात, ये बॉडी एक्चुअल में होता क्या है? ये बॉडी कोई भी मटेरियल का बना होता है, कोई भी बॉडी कुछ ना कुछ मटेरियल का तो बना ही होगा। ठीक है, मटेरियल का बना होता है। इस केस में मान लीजिए ये इसका मटेरियल जो है वो है एमएस, माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ये माइल्ड स्टील का बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर लेवल में हम जाके डिस्कस करें। इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो मॉलिक्यूलर लेवल में आप देखेंगे कि इसमें ऐसे माइल्ड स्टील का ग्रेन पार्टिकल्स ऐसा रहेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब लोड बाहर से लगेंगे ना, इस बॉडी का हर एक सेक्शन में प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके ऊपर इसका लोड एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस समय हमने न्यूटन का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ के रखा है। न्यूटन जी ने बोला है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर यहाँ से एक लोड ऊपर से लग रहा है, ठीक है, इसको हम अगर एक्शन पकड़ लेंगे तो इस बॉडी में भी एक रिएक्शन पैदा होता है। इस बॉडी में भी मतलब इस बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स है इसमें मटेरियल का, उसमें भी रिएक्शन पैदा होता है। तो थोड़ा और नजदीक से हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स है और इसके ऊपर से ये लोड लग रहा है। ठीक है, और ये लोड क्या कर रहा है? ये लोड कोशिश कर रहा है कि
ये ए मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है। ये कोशिश कर रहा है कि ए मॉलिक्यूल जो है, एक मिनट, ये तो मैं ऑलरेडी इसमें इसको नाम दे दिया हूँ, तो इसको मैं बोल रहा हूँ A1 और ये B1, ठीक है। तो A1 जो मॉलिक्यूल है, ये एक्सटर्नल लोड के कारण क्या कोशिश करेगा, B1 को छोड़ने की कोशिश करेगा। ये ऐसे नीचे साइड लोड आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल A1 मॉलिक्यूल B1 मॉलिक्यूल के छोड़ने की कोशिश करेगा, ये फोर्स के कारण, ठीक है, ऊपर वाले फोर्स के कारण। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग A1 में भी एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है, जो कि B1 को A1 से अलग करने नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जा रहा है, ये बॉडी में, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल लोडिंग, ओके। जब हम बाहर से कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उस बॉडी का मॉलिक्यूलर लेवल में भी एक लोडिंग जनरेट हो जाता है, जिसको हम इंटरनल लोडिंग बोलते हैं, ओके। हम इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरनल लोडिंग जो एक्सटर्नल लोडिंग का रिएक्शन में पैदा हो जा रहा है, इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। इसको पर यूनिट एरिया में हम अगर मेजर करते हैं तो स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। कोई भी मटेरियल को अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तो वो बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। डिफॉर्म का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर लेवल में आप जाएंगे तो इसका हर एक मॉलिक्यूल को अपना प्लेस को चेंज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, ये आपस में छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये फोर्स अगर एक ऊपर से नीचे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। इसी को हम स्ट्रेस बोलेंगे पर यूनिट एरिया में जब हम इसको मेजर करेंगे तो, ठीक है। ये एक्चुअल में एक क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स है। ये एक्चुअल में एक रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलेंगे हम इसको? रिस्टोर का मतलब क्या? रिस्टोर का मतलब पहले का पोजीशन में ब्रिंग बैक, मतलब पहले के पोजीशन में आ जाना। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, उसको हम जब पर यूनिट एरिया में डिवाइड करते हैं तो हमको स्ट्रेस मिल जाता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ओके। ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स है? वही जो इस ए बॉडी के ऊपर आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई किए थे, और उस एक्सटर्नल लोड के चलते इस मटेरियल में क्या हुआ, आप बाहर से एक्शन दिए थे और इसमें इंटरनली एक रिएक्शन जनरेट हुआ, ठीक है, जो इस बॉडी को डिफॉर्म होने से रोक रहा था। और उस बॉडी का अगर डिफॉर्मेशन हो भी रहा था तो उसको फिर से उसका पोजीशन में लेके आने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। इसको, इसी फोर्स को, रिएक्शन फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये पहले का शेप में बॉडी को लेके आने का कोशिश करता है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जब हम उसको पर यूनिट एरिया से डिवाइड देते हैं तो हम उसको स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेस क्या है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, स्ट्रेस मैथमेटिकली हम स्ट्रेस को ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, ओके। सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। पी क्या है? पी है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, और ए क्या है? यूनिट एरिया। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है। ग्रीक लेटर एप्सिलॉन से हम स्ट्रेन को डिनोट करते हैं। स्ट्रेन इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन experienced by the body or object in the direction of the force applied। थोड़ा डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेन क्या है, ठीक है। ये एक बॉडी है, ये बॉडी मान लीजिए ऐसे लटक रही है, यहाँ से एक लोड लटक रहा है जो है डब्ल्यू लोड, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू 20 किलो न्यूटन मान सकते हैं आप, ठीक है। और ये लोड किस नेचर का है? ये लोड नीचे साइड आ रहा है, ये किस नेचर का होगा? टेंशन है। मैं हमेशा बोला हूँ कि लोड बाहर तरफ जाएगा तो टेंशन है, अंदर साइड आएगा तो कंप्रेशन है, ठीक है। तो ये बॉडी का नाम देता हूँ ए। तो ए बॉडी के ऊपर आप एक लोड लगा रहे हो नीचे साइड, जिसका अमाउंट कितना है? 20 किलो न्यूटन। तो ये 20 किलो न्यूटन लोड लगने के बाद इसका इलोंगेशन हो रहा है, और ये इलोंगेशन कितना हो रहा है? ये इलोंगेशन हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये इलोंगेट कर गया, मतलब डिफॉर्म हो गया। तो इसका लेंथ पहले था मान लीजिए एल, अभी इसका लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हो गया एल नॉट। और कितना लेंथ बढ़ गया? लेंथ बढ़ गया इतना, इतना बढ़ गया लेंथ। तो जितना बढ़ गया उसको हम बोलेंगे डेल्टा एल, ओके।
तो अभी हमारा डिफॉर्मेशन का अमाउंट कितना है? डिफॉर्मेशन का अमाउंट जो हो गया हमारा वो है डेल्टा एल। ठीक है, पहले लेंथ कितना था? पहले लेंथ था एल, अभी लेंथ कितना हुआ? एल नॉट। बड़ा कौन सा है? एल नॉट। बड़ा से छोटा को हम माइनस करेंगे, एल नॉट माइनस एल इक्वल टू डेल्टा एल। ओके, अभी हम स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? स्ट्रेन किसको बोलते हैं? स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, मतलब कितना डायमेंशन का चेंज हो गया और पहले इसका डायमेंशन कितना था? सबसे पहले लिखता हूं ओरिजिनल डायमेंशन कितना था इसका? इसका ओरिजिनल डायमेंशन था एल। ओके, अभी डायमेंशन चेंज कितना हुआ? दोनों से घटा देंगे, बड़ा से छोटा को हम घटा देंगे, एल नॉट माइनस एल कर देंगे, तो चेंज हुआ है कितना? डेल्टा एल। ये अमाउंट चेंज हुआ है, तो चेंज का अमाउंट है तो पूछा है ऊपर, तो ऊपर डेल्टा एल लिख दीजिए। तो स्ट्रेन एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, तो ये हो गया आपका स्ट्रेन। तो ऐसे हम स्ट्रेन को निकालते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, स्ट्रेन जो है ये यूनिट लेस है। स्ट्रेन जो है ये यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम चीज है ना। मान लीजिए ऊपर लेंथ कितना लेंथ चेंज हुआ है और नीचे कितना लेंथ पहले था, तो दोनों जब एक ही यूनिट आ जाता है तो कट जाता है, उसमें यूनिट रहता नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रेन क्या है? यूनिटलेस है। चलिए ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, और आपका दोस्त लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। साथ साथ में अगर आपको कुछ सुझाव है, अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो वो मुझे कॉमेंट करके बताओ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।